तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, उपसह संयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक्स होंगे, इनमें पहला होगा उपसह संयोजी मंडल। ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर क्या, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, और भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उपसह संयोजी मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, या इसी को बोला गया है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ओके। तो देखो बच्चों, उपसह संयोजी मंडल मींस वर्गाकार कोष्ठक जिसमें धातु आयन एवं लिगेंड्स बंद रहते हैं, उपसह संयोजी मंडल कहलाता है। बात समझ गए ना, कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो आयन बनता है, कोऑर्डिनेशन आयन या कॉम्प्लेक्स आयन, तो वो जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें जो आपको एक वर्गाकार कोष्ठक दिखता है जिसके अंदर धातु आयन और लिगैंड दोनों क्या है, बंद होते हैं, हम उसको बोलते हैं उपसह संयोजी मंडल। यह एक एकल इकाई होती है, एक सिंगल यूनिट। मतलब यह है कि अपने आप में ये एक सिंगल आयन की तरह काम करता है। जैसे Na और Cl, अगर NaCl ब्रेक हो जाए तो Na प्लस एक सिंगल आयन है, Cl एक सिंगल आयन है। बिल्कुल जस्ट ऐसा ही अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन पार्शियल डिसोसिएटेड होता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, इसके अंदर जितने भी एटम्स या आयंस या रेडिकल्स हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। मींस उपसह संयोजी मंडल अपने आप में एक सिंगल यूनिट होती है। इसके अंदर जो लिगैंड्स हैं, धातु आयन है, वो एक दूसरे से किसी भी प्रकार से सेपरेट होकर अलग नहीं होते। अगर कॉम्प्लेक्स आयोनाइज्ड होगा तो केवल काउंटर आयन हटेगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर के आयन नहीं हटते। अर्थात इसमें उपस्थित धातु आयन एवं लिगैंड जो है एक दूसरे से पृथक नहीं होते। तो ये अपने आप में एक सिंगल आयन है जिसका 4 माइनस चार्ज लगा हुआ। जैसे ये है तो ये कहलाएगा, जो ये कोष्ठक दिखता है ना आपको बड़ा, तो ये है उपसह संयोजी मंडल। अब आता है कि मंडल की आवेश संख्या जो लगी है, ये कहां से और कैसे आई है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई मल्टी एटॉमिक आयन हो, समझ गए ना, जैसे कि एक बहुपरमाणविक आयन CO3 और उसमें ऊपर लगा है चार्ज 2 माइनस, तो किसी बहुपरमाणविक आयन का जो कुल आवेश संख्या है या जो आवेश है, वो उसमें उपस्थित समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या के योग के क्या होता है, बराबर। जस्ट यहां पे भी वही रूल लगेगा। उपसह संयोजी मंडल के ऊपर लगा हुआ कुल आवेश, उसमें उपस्थित धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था और समस्त लिगैंड के कुल आवेश का योग होता है। समझ गए ना, कि इसके अंदर जितने भी लिगैंड्स हैं, उन सारे लिगैंड्स के आवेश को और धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ दो, जो चार्ज आया वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज है, जो ऑक्सीकरण संख्या नियम में भी बताया गया है कि किसी भी बहुपरमाणविक आयन का कुल चार्ज उसमें उपस्थित समस्त परमाणुओं के चार्ज का सम है। यदि आवेश संख्या ऋणात्मक होती है, समझ गए ना, तो काउंटर आयन मंडल के बाईं ओर तथा धनात्मक होने पर मंडल के दाईं ओर लिखते हैं। हमें ये आवेश संतुलन करना होता है। समझ गए ना, कि अगर ये तो आयन है, अगर हमें कहा जाए संकुल यौगिक लिखें, इसका काउंटर आयन आपको दे दिया जाए, मान लो सोडियम आयन दे दिया या पोटेशियम आयन दे दिया, तो इसमें लिखा है कि यदि आवेश संख्या ऋणात्मक है, ठीक है, तो आपको काउंटर आयन मंडल के बाईं ओर लगाना है, और इतने लगाना है कि आवेश संतुलन हो जाए। और धनात्मक होने पर मंडल के दाईं ओर लगाते हैं तथा पूर्ण आवेश संतुलन करते हैं। समझ गए ना, कि अगर आपको आयन दे रखा है उपसह संयोजी या संकुल आयन, और आपको काउंटर आयन दे दे और आपने आवेश निकाल लिया मंडल का, तो इस आवेश के संतुलन के लिए अगर वो ऋणावेश है तो आपको काउंटर आयन दाईं बाईं ओर लगाना है,
और अगर धनावेश है तो दाहिनी ओर लगाना है, क्योंकि ध्यान रखें ऋणायन बाद में लिखा जाता है और धनायन पहले। अगर संकुलायन में ऋणावेश है तो काउंटर आयन हमेशा धनावेशित होगा और धनावेशित आयन पहले लिखा जाता है फिर ऋणावेशित आयन, और अगर संकुल आयन ही धनावेशित है तो फिर ऋणायन यहां लिखा जाएगा संकुल आयन के दाहिनी ओर, जो कि एक सामान्य लवण को लिखने का नियम है। जैसे ये लिखा है FeCN होल 6 और यहां पर Fe का ऑक्सीकरण अंक है +2, ठीक है। अब मैंने कहा x कितना होगा, तो आप x इक्वल टू क्या लिखेंगे, संकुल आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कुल आवेश, ठीक है, बराबर हो जाएगा धातु आयन का आवेश, मतलब ये किसके लिए हो गया, Fe के लिए, और ये किसके लिए हो गया बच्चों, साइनाइड के लिए। तो Fe का आवेश आपको दे रखा है +2, हर एक साइनाइड आयन में -1 होता है, तो हो जाएगा 6 माइनस, तो इस तरह से आ गया +2 6 माइनस प्लस, तो आ गया -4। तो इस तरह से FeCN होल 6 4 माइनस में आप काउंटर आयन जोड़ना है पोटेशियम, तो पोटेशियम में 1 प्लस चार्ज है और हमें 4 माइनस को बैलेंस करना है, तो हम लिखेंगे K4FeCN होल 6। ऐसे कोबाल्ट ये लिखा है CONH3 होल 6 और यहां X, और कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक है +3, तो यहां पर जब आप लिखेंगे तो ये किसके लिए आ गया, कोबाल्ट, और ये किसके लिए हो गया बच्चों, अमोनिया। अमोनिया चार्ज लेस लिगेंड है, तो X की वैल्यू आ गई +3, मींस यहां पर कोबाल्ट में +3 चार्ज है, और कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट में +3 था तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी +3 आ गया। अब हमें इस +3 को हटाना है, चार्ज बैलेंसिंग करनी है, और आपको काउंटर आयन क्लोराइड दे रखा है, तो कोऑर्डिनेशन आयन कॉम्प्लेक्स आयन अगर पॉजिटिव है तो काउंटर आयन नेगेटिव होगा और इसे दाहिनी ओर लिखा जाएगा, क्योंकि सॉल्ट लिखने का रूल है पहले धनायन लिखा जाए फिर ऋणायन, बोलने में भी यही है, पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम। तो इस तरह से हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंस करना है, निकालना है, उसको बैलेंस करना है। तो ये सब तब ही बनेगा बच्चों जब आपको धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक पता हो, लिगेंड का चार्ज पता हो और काउंटर आयन का चार्ज, तभी आप इस तरह से एक पूर्ण न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, उपसह संयोजी बहुफलक या उपसह संयोजी जो यौगिक है या आयन है उसकी संरचना से रिलेटेड है बच्चों। ये कहलाता है कि संकुल यौगिक में धातु आयन के चारों ओर लिगेंड्स की त्रिविम व्यवस्था को कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन कहते हैं। बात समझ गए ना कि संकुल में जो केंद्रीय धातु आयन है उसके चारों तरफ आपको लिगेंड की त्रिविम व्यवस्था बतानी है, तो इसी व्यवस्था को बोला गया है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। यही लिखा है कि यह है अणु की संरचना, मतलब संकुल अणु की संरचना या आयन की संरचना निर्धारित करेगा। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, Ml2 लिखा जाए तो वो लीनियर हो जाएगा इस तरह से। 3 है जैसे Ml3 है तो ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा, है ना। 4 है तो टेट्राहाइड्रल या स्क्वायर प्लानर होता है। टेट्राहाइड्रल हम इस तरह से बनाते हैं, स्क्वायर प्लानर इस तरह से होता है, मतलब एक स्क्वायर बना है होगा और वो सारे लिगेंड एक ही प्लेन में दिखेंगे। टेट्राहाइड्रल में आप देख रहे हैं इस तरह से 4 हाइड्रोन दिखते हैं इसमें, इस तरह से, है ना। 5 है तो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल हो सकता है इस तरह से, या स्क्वायर पैरामिडल भी होता है जैसे कि FeC होल 5 में दिखता है। 6 है तो ऑक्टाहाइड्रल होगा जैसे कि FeCN होल 6 4 माइनस में है। तो इस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअली वही डिसाइड करती है पॉलीहाइड्रोन, प्राइमरी वैलेंसी से पॉलीहाइड्रोन डिसाइड नहीं होता। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल नेचर की होती है, मींस एक किसी फिक्स डायरेक्शन में ही लिगेंड धातु आयन से जुड़ते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी केवल चार्ज बैलेंसिंग है और धनावेश और ऋणावेश को आकर्षित होने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, और यही रीजन है कि आयनिक वैलेंसी जो है वो डायरेक्शनल नहीं होती। तो यहां तक समझ गए ना। तो ये है सीधा सीधा है कितने लिगेंड तो क्या संरचना, इसी को बोला गया है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। 2 है तो लीनियर, 3 है
तो ट्राइगोनल प्लानर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो, होमो मतलब समान और हेट्रो मतलब असमान। तो एक ही प्रकार के लिगैंड युक्त संकुल होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। विभिन्न प्रकार के लिगैंड युक्त संकुल को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स। जैसे FeCN6 4- तो ये कहलाएगा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएगा? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सॉरी, FeCN6 4- तो ये कहलाएगा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 6 के 6 साइनाइड बिल्कुल सेम है। ठीक इसी तरह से लिखा है FeCO5, तो ये भी क्या है? होमोलैप्टिक। समझिए बच्चों, होमो का मतलब है बिल्कुल समान, चाहे वो क्लोराइड हो, साइनाइड हो, वो ऐसा अगर एक ही प्रकार का लिगैंड कॉम्प्लेक्स साइन के अंदर दिख रहा है तो आप उसे होमोलैप्टिक कहें। अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं तो हेट्रोलैप्टिक। जैसे आप देख रहे हैं दूसरे एग्जांपल में अमोनिया और क्लोराइड दोनों लिगैंड्स जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हेट्रोलैप्टिक। ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर देखना है लिगैंड्स, बाहर के काउंटर आयन से कोई लेना देना नहीं। अगर सारे लिगैंड सेम दिखते हैं तो होमोलैप्टिक, डिफरेंट दिखते हैं तो हेट्रोलैप्टिक। फिर हम आते हैं, नेक्स्ट आता है प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN। तो ये क्या होता है एक्चुअली? इस संकुल यौगिक या आयन में, एक संकुल यौगिक है या कॉम्प्लेक्स आयन है, तो उसमें केंद्रीय धातु आयन के पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को बोला गया बच्चों प्रभावी परमाणु संख्या। बात क्लियर है कि जो संकुल आयन है या जो संकुल यौगिक है उसमें जो केंद्रीय धातु आयन है उसके पास ठीक है, उस संकुल अवस्था में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसकी प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। और इसका फॉर्मूला देखो कैसे आएगा। अब हमें यह निकालना है कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, पहली तो यह है कि परमाणु जो धातु आयन का परमाणु क्रमांक, क्योंकि पहले से इतने इलेक्ट्रॉन तो थे ही उसके पास कि धातु आयन का परमाणु क्रमांक के बराबर उसमें प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, तो इतने पहले थे। फिर माइनस प्राथमिक संयोजकता, क्योंकि प्राथमिक संयोजकता धनावेशित है तो धातु आयन अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खो देता है और धनायन में बदलता है। मतलब धातु परमाणु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खोएगा और धनायन में बदलता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन खोए गए वही क्या है? प्राथमिक संयोजकता। प्लस 2 इंटू उपसह संयोजी संख्या, 2 इंटू 2। ये क्यों कर दी मैंने उपसह संयोजी संख्या? क्योंकि हर एक उपसह संयोजी बंध बनने में धातु आयन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते। तो इस तरह से कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने प्राथमिक संयोजकता आने में निकल गए, प्लस फिर कितने लिगैंड्स से मिले इलेक्ट्रॉन्स, यही है टोटल जो है EAN। जैसे मैंने कहा K4 FeCN6 में Fe का EAN क्या हुआ? तो Fe का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 26। K4 FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो 2 आएगा। 6 साइनाइड में से 4 काउंटर आयन घटा दो और अब कुल मिला के 6 लिगैंड्स जुड़े हैं, तो 6 इंटू 2। तो देखो 24 में से 26 में से 2 गए तो 24 बचे और 12 और जुड़ गए तो कितना हो गया? 36। ऐसे H2PtCl6 में Pt का EAN, तो Pt का एटॉमिक नंबर है 78 और 6 क्लोराइड में से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो तो ये आ गई प्राथमिक संयोजकता। और 6 लिगैंड है, हर लिगैंड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो कुल मिला के जब ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 86। ओके, ऐसे NiCO4 में Ni का EAN, तो परमाणु क्रमांक Ni का कितना होता है? 28। CO जुड़ने से धातु आयन में कोई चार्ज नहीं आएगा तो 0 हो गया, और 4 CO जुड़े हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन ये मिल गए, तो सब मिला के हो गया 36। तो इस तरह से हमने संकुल यौगिक का EAN, संकुल यौगिक में धातु आयन का EAN निकालते हैं। तो इस तरह धातु आयन का EAN धातु परमाणु के आवर्त के निष्क्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आता है, मतलब मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स में।
अधिकतम संकुल में जो EAN है ना धातु आयन का, वो उसी धातु परमाणु के जो आवर्त संख्या है या जो आवर्त है उसके सबसे लास्ट एलिमेंट मींस निष्क्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आता है। इसका मतलब ये होता है कि संकुल यौगिक बनने में धातु आयन की ये प्रवृत्ति होती है कि वो इतने लिगेंड्स ग्रहण करे और इतने इलेक्ट्रॉन निकाले कि अब उसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी निष्क्रिय गैस, उसी आवर्त के निष्क्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए और वो इस तरह से क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। तो जिनका ये EN इतना आता है, निष्क्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आता है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्यादा हाईली स्टेबल होगा। ओके, फिर एक आता है 18 इलेक्ट्रॉन नियम। आप देखोगे जैसे S ब्लॉक है ना, P ब्लॉक है, इनमें आपने देखा था कि जो यौगिक बनते हैं वो अष्टक नियम का पालन करते हैं। मतलब वो कैसे भी करके अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि जिन यौगिकों का अष्टक पूर्ण है, जिन यौगिकों में तत्वों का अष्टक पूर्ण है, वो ज्यादा स्थायी यौगिक होते हैं। ये नियम लगता है S ब्लॉक में और P ब्लॉक में। अगर हम D ब्लॉक की या F ब्लॉक की बात करें, मेनली D ब्लॉक की बात करें, तो D ब्लॉक के तत्वों में 8 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। अष्टक ना हो के 18 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके वो संयोजी कोष में करना चाहते हैं। और संकुल यौगिक इस नियम को पूर्णतः पालन करते हैं। मतलब D ब्लॉक के तत्व 18 इलेक्ट्रॉन नियम के अनुसार संकुल निर्मित करते हैं। अर्थात संकुल निर्माण में धातु आयन इतने लिगैंड के साथ उपसंयोजित होता है जब तक कि उसके संयोजी कोष में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। बात समझ गए ना? 18 इलेक्ट्रॉन नियम ये कहता है कि डी ब्लॉक के तत्व जब संकुल बनाते हैं तो अपने आप को लिगैंड से इतनी बार उपसंयोजित करते हैं या इतने लिगैंड्स को अपने साथ उपसंयोजित करते हैं कि उनके संयोजी कोष में क्या हो जाए बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही 18 इलेक्ट्रॉन हुए, कॉम्प्लेक्स अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद वो लिगैंड लेना ग्रहण करना बंद कर देता है। मतलब संयोजी कोष के कुल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे संकुल में धातु आयन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, देखो n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। ये किसके होंगे, धातु आयन या परमाणु के, प्लस 2 इंटू उपसह संयोजी संख्या कर दो आप कि कुल कितने पहले से हैं। मतलब धातु आयन बनने में या धातु परमाणु में कुल मिला के n-1d और ns में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और प्लस उसने इतने उपसह संयोजी बंध बनाए कि उपसह संयोजी बंध बनने में जो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का सम 18 आ जाए। जैसे देखो K4 FeCN6 देखो Fe2 प्लस आयन है इसमें, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s0 और उपसह संयोजी संख्या कितनी दिख रही है कॉम्प्लेक्स में धातु आयन की, 6। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हो गए Fe के, ठीक है, Fe2 प्लस में, तो 6 तो हो गए D के, S के तो 0 है, तो ये Fe के हो गए 2 प्लस के, और 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हैं, 6 लिगैंड्स हैं, तो ये हो गए 12। तो टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। और वैसे भी और दोनों जोड़ दो तो 36 आएगा। धातु आयन के शेष बचे इलेक्ट्रॉन अंदर के कोष के, और ये 18 तो 36 आ जाएगा। ऐसे देखो CONH3 होल 6 3 प्लस 3d6 4s0, ये कॉन्फ़िगरेशन बचेगा किसका, कोबाल्ट का। ये किसका है बच्चों, कोबाल्ट का। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालो, 6 किसके हो गए, कोबाल्ट के। मतलब ये जो है ये किसके इलेक्ट्रॉन हो गए, कोबाल्ट 3 प्लस के, और ये किसके हो गए, अमोनिया के। टोटल कितना आ गया, 18। NiCO होल 4, निकल में 3d8 4s2 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन है, कोई आवेश नहीं आया निकल का इसमें, इसलिए पूरे इलेक्ट्रॉन हम लिख लेंगे। लिगैंड 4 है तो ये हो गए 18, तो टोटल मिलके हो गए 18। इसी तरह FeCO होल 5 में निकाल के देख लो आप, Fe के 26 और 10 36। क्रोमियम में कितना होता है, 24, ठीक है, और यहां से 12 ही जोड़ दो तो कितने हो गए, 36। Mn का 25, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हो जाएंगे 24, और 6 मिल गए CO से, 12 CO से, तो हो गए 36। V में वैनेडियम में होते हैं 23, एक जोड़ा
तो 24 और 12 ये हो गए। तो ये सब संकुल मतलब ये है जितने धातु कार्बोनिल बनेंगे ना बच्चों, ध्यान रखें वो हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करेंगे, चाहे वो कार्बोनिल एक नाभिकीय हो या द्विनाभिकीय। एक नाभिकीय जो है, जो धातु आयन एक नाभिकीय संकुल बनाते हैं कार्बोनिल, उनमें हमेशा जिनका परमाणु क्रमांक इवन नंबर में है, जैसे 26, 28, वो आवेश रहित एक नाभिकीय कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, जैसे FeCO होल 5, CrCO होल 6, NiCO होल 4। और अगर वो विषम रखते हैं, परमाणु क्रमांक कैसा है, विषम, जैसे मैग्नीज का 25, वेनेडियम का 23, तो ये अपने ऊपर धातु आयन इलेक्ट्रॉन लेकर या ग्रहण करके पहले अपने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को सम कर लेता है, फिर एक नाभिकीय कार्बोनिल यौगिक बनाता है। अगर किसी का परमाणु क्रमांक विषम है और वो आवेश रहित क्या बनाना चाहता है, कार्बोनिल यौगिक, तो ध्यान रखें वो हमेशा कैसा कार्बोनिल यौगिक बनाएगा, एक बहुपरमाणविक, मतलब द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक, तभी वो कार्बोनिल 18 नियम का पालन करेगा। जो मैंने इसको डिटेल में समझाया है धातु कार्बोनिल यौगिकों के बारे में, वहां कब बनेंगे नहीं बनेंगे, कब एक नाभिकी बनेंगे, कब द्विनाभिकी बनेंगे, सिनार्जिक बॉन्डिंग, ये सब हम कार्बोनिल यौगिकों में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था कुल मिला के छोटे छोटे से जो पॉइंट्स थे हमारे संकुल से रिलेटेड, है ना, टर्मिनोलॉजी में ना वो बता दिया। हम इसके बाद जो अगला टर्म में लेंगे उसमें हम लेंगे संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। समझ गए ना? तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।